हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एन अकेडमी। स्वागत है आपका क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विथ अस। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस। ये आपको छोटा सा काम करना है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है। गूगल प्ले पर जाइए और ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे लर्निंग ऐप। इसको डाउनलोड करते ही आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे, ये सारे लोग आपको आपके सपनों की मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 15,519 कोर्सेज से अधिक यूपीएससी आपके लिए, यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपके लिए लेकर आता है। आप सोचिए, 15,000 से अधिक कोर्सेस, है ना। 15,000 प्लस कोर्सेस, मतलब इससे ज्यादा कोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ 44,000 में एक साल के लिए। आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे तो आपको एक साल में कोई एक या दो कोर्सेस मिलेंगे, है ना, एक या दो। यहाँ 15,000 से ज्यादा आप देख सकते हैं कितना फायदा है। एक साल की बात इसलिए कही जा रही है कि यूपीएससी में माहौल नहीं बनता। आईएएस के लिए एक 3 या 6 महीने में कोई माहौल नहीं बनता, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है फीस का। तो आप अब ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये फीस जो 1 या 2 साल की, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप चाहें तो रेफरल कोड डालेंगे तो आपको डिस्काउंट के साथ ये फीस यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। क्रेडिट कार्ड है, उसका भी यूज कर सकते हैं आप। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सब आपको आसानी से मिलता है। और यहाँ देखिए, जैसे ही आप तो जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है। अनअकैडमी एक लेकर आया आपके लिए कोर्स आइकनिक। आइकनिक में एक पर्सनल मेंटर आपको मिलता है, जो कि आपको स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, लाइव टेस्ट क्लासेस, इन सब के साथ साथ पर्सनल कोच अवेलेबल कराता है। मतलब आपके साथ एक पर्सनल कोच 1 या 2 साल के साथ 2 साल के लिए रह सकता है। ये आपकी मर्जी पे, आप जितना ज्यादा फायदा उठाना चाहें उठा सकते हैं। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर आइकनिक कोर्स में मिलता है। मतलब आप बिना मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के आप काम नहीं कर पाएंगे। स्टडी को प्लान भी यही करता है। पर्सनल कोच और पर्सनल फीडबैक भी आपको मिलता है। तो ये सारे फायदे आपको 1 साल और 2 साल तक के लिए मिलते हैं। आइकनिक कम से कम 1 साल का है और 2 साल मैक्सिमम। अब नई फीस में 3 साल का आ चुका है। 57,600 की फीस है इनके। सिविल रेफरल कोड डालते हैं, 89,000 की फीस रेफरल कोड डालने के बाद। आज का टॉपिक है खनिज एवं शैल, है ना। जो चट्टान होती है, ये आज का टॉपिक है कि खनिज एवं शैल। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी है, आपको पता है। पृथ्वी जो है, ये विभिन्न तत्वों से बनी है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में गर्म एवं पिघली अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी क्या है? विभिन्न तत्वों से बनी है। पूरी पृथ्वी में कई सारे मिनरल्स हैं और एलिमेंट हैं। बाहरी परत पर ये ठोस रूप में पाया जाता है ये तत्व, और अंदर में ये पिघली हुई अवस्था में। पृथ्वी के संपूर्ण परपट्टी का लगभग 98% भाग, कितना, 98% में भूपरपट्टी का, अंदर का नहीं, 8 तत्वों, कौन कौन से, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से बना है। और शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल और अन्य पदार्थों से बना। शेष भाग अन्य पदार्थों से बना है। भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व, भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। जो भी हमारे सतह पर पदार्थ पाए जाते हैं या तत्व पाए जाते हैं, वो अलग अलग नहीं पाए जाते। ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर,
है ना, विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिजों का नाम दिया गया है। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें क्रमबद्ध परमाणिक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुण धर्म होते हैं। खनिज क्या है? एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी-कभार सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। यद्यपि स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है। स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। ठीक है, स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में इनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। भूपर पट्टी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है। कितना? 2000। और उनको नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों में संबंधित होते हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। ये देखिए कुछ प्रमुख खनिजों की जानकारी। सबसे पहला, क्रिस्टल का बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है। क्रिस्टल का बाहरी स्वरूप किसके द्वारा तय होता है? अणुओं की आंतरिक व्यवस्था के द्वारा। घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार, प्रिज्म आदि। विदलन सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम। एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं, इसको विदलन कहा जाता है। विभंजन अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता है। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। चमक अगली विशेषता। ये सब क्या है? खनिजों की भौतिक विशेषता है। कौन कौन सी? क्रिस्टल का बाहरी रूप कैसा है? घनाकार है, अष्टभुजाकार है, षटभुजाकार है, प्रिज्म की तरह। विदलन सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम। एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। विभंजन अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है। चमक रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी, ग्लॉसी आदि, है ना। रंग कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणुिक संरचना से आधारित होते हैं। मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट। उदाहरण के लिए अशुद्धियों के कारण क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, हरा, लाल या पीला हो सकता है। अशुद्धियों के कारण क्वार्ट्ज का रंग। धारियां किसी भी खनिज के पिसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। हेमेलाकाइट का रंग हरा होता है, उस पर धारियां भी हरी होती हैं। फ्लोराइट का रंग बैंगनी या हरा होता है, जबकि इस पर श्वेत धारियां होती हैं। पारदर्शिता पारदर्शी प्रकाश किरणें इस प्रकार आर पार हो जाती हैं कि वस्तु सीधी देखी जा सकती है। पारभासी प्रकाश किरणें आर पार होती हैं, लेकिन उनके विसरित हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होंगी। संरचना प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था, महीन, मध्यम अथवा खुरदरे पिसे हुए तंतुयुक्त पृथक करने योग्य अपसारी और विकिरणकारी। कठोरता सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना। 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना। कौन से खनिज है? टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट। फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, हीरा।
उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच या चाकू की नोक 5.5 है। अपेक्षिक भार क्या है? देखिए, दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात। हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर में हवा में लिए गए भार से भाग दें। भौतिक विशेषता है, बहुत जरूरी नहीं है, बस इसलिए मैं इसको फटाफट करा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपके प्रीलिम्स के लिए भी, बस एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये ना लगे कि हमने ये शब्द कहीं सुना ही नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ये शब्द अब समझ जाएंगे जो यूज होता है, खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं। और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सैल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है ना। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं तथा क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज, इनमें धातु तत्व होते हैं। इनको 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? बहुमूल्य धातु, स्वर्ण, चांदी, प्लैटिनम आदि। लौह धातु, लौह एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातु। अलौहिक धातु, इनमें ताम्र, सीमा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम आदि धातु सम्मिलित होते हैं। अधात्विक खनिज कौन से? इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। गंधक, फॉस्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। सीमेंट क्या है? अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। पहले, पृथ्वी की परपट्टी सैलों से बनी हुई है। सैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की भूपरपट्टी सैलों से बनी है। सैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट कठोर तथा सैल खड़ी नरम है। गैब्रो काला तथा क्वार्ट्जाइट दूधिया श्वेत हो सकता है ना। गैब्रो क्या है? काला तथा क्वार्ट्जाइट दूधिया श्वेत हो सकता है। सैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। सैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पार तथा क्वार्ट्ज हैं। सैलों एवं स्थलाकृतियों तथा सैलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को सैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। सैलों के विभिन्न प्रकार हैं जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? आग्नेय सैल में मैग्मा तथा लावा से घनीभूत है। अवसादी बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा सैलों के अंश के निक्षेपण का परिणाम। कायांतरित सैल उपस्थित सैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित। तो ये देखिए, इसमें जो आग्नेय सैल पहले देखते हैं उसको डिटेल में। आग्नेय सैलों का निर्माण पृथ्वी के, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट आपका पक्ष शुरू हो जाता है। आग्नेय सैलों का निर्माण, जो कि प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है ये सब। आग्नेय सैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सैलें भी कहते हैं, है ना। जैसे ही मैग्मा का उद्गार होता है पृथ्वी की सतह पर, ये मैग्मा ही क्या होता है? ठोस होकर ठंडा होता है, और इसको कौन सा सैल कहते हैं? आग्नेय। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सैलों का निर्माण होता है। ये आपका आग्नेय सैल हो गया। लैटिन भाषा की इग्निस शब्द से बना है जिसका अर्थ अग्नि होता है। जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय सैल कहलाता है। जैसे ये स्थल मंडल है मान लीजिए, और मैग्मा यहाँ से निकल रहा है, तो निकलने की अवस्था में सतह पर आकर भी ठंडा होता है और अंदर भी ठंडा हो जाता है, कभी कभी सतह के भीतर भी ठंडा हो जाता है।
ठंडा तथा ठोस होने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की परपट्टी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इनकी बनावट इनके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। देख लीजिए, इसकी बनावट किस पर निर्भर करती है? आग्नेय शैलों की कणों के आकार, व्यवस्था अथवा भौतिक पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। ध्यान रखिए, मान लीजिए स्थलमंडल है, सतह है, और मैग्मा यहाँ से ऊपर उठ रहा है, और ये मैग्मा गहराई में धीरे धीरे ठंडे होंगे क्योंकि बाहरी वायुमंडल से इनका संपर्क नहीं है, अंदर गर्मी है, तो यहाँ धीरे धीरे ठंडे होते हैं। तो इनके जो खनिज के कण हैं या क्रिस्टल है वो बड़े बड़े होंगे, धीरे धीरे ठंडे होंगे तो बड़े बड़े क्रिस्टल होंगे, है ना। और अगर ये मध्यम रूप से ठंडे होंगे, बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा धीरे मध्यम रूप से ठंडे होंगे, तो इनके क्रिस्टल भी मध्यम आकार के होंगे। और सतह पर आने के बाद ये जल्दी ठंडे होते हैं, तो क्रिस्टल इनके बहुत छोटे छोटे पाए जाएंगे इस तरह से। ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमेटाइट, बसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेकिया तथा टफ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। ये सब आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं। अब आते हैं अवसादी शैल पर। अवसादी अर्थात सेडिमेंटरी शब्द की व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। सेडिमेंट्स मतलब व्यवस्थित। पृथ्वी की सतह की शैलें, पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें हैं वो कौन कौन सी हैं? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अपक्षयकारी कारकों के प्रति, अपक्षयकारी कारक मतलब जो ये चट्टान है अगर पृथ्वी की सतह पर, तो बाहर से वायुमंडल से जो वर्षा होती है, पवनें चलती हैं, वो इन चट्टानों को क्या करती हैं? तोड़ती फोड़ती हैं, और इनको अपक्षय कहते हैं। तो अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती हैं, है ना। तो पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित कारकों के, अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं। तो अपक्षयकारी कारक यानी कि वर्षा, पवन, है ना, नदियां, इन सब के कारण, ग्लेशियर, हिमानी, इन सब के कारण जो शैलें हैं, जो चट्टानें हैं तीन प्रकार की, वो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित हो जाती हैं, क्योंकि ये सब इनको वर्षा, पवन, नदियां तोड़ती फोड़ती हैं, इसलिए इसको विभिन्न आकार में बदलती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है, लिथिफिकेशन। जो उपखंड टूटे थे, जो सेल के खंड टूटे थे, वो विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा, अब जो बाहर के कारक है, बहिर्जनित मतलब देखिए पृथ्वी पर दो तरह के कारक काम करते हैं, एक तो आंतरिक बल और सतह पर दूसरा बाह्य बल। तो आंतरिक वाले को अंतर्जनित भी कहते हैं और बाहर वाले को बहिर्जनित भी कहते हैं, यानी बाह्य बल। तो जो अब समझ लीजिए कि ये पृथ्वी है, मान लीजिए इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, पृथ्वी की सतह है, इस पर बाह्य बल के कारण चट्टानें क्या हुई? टूट फूट कर एक मलबे के रूप में यहाँ बैठ गई। अब ये जो पवन है, बाह्य बल का कारक, इन चट्टानों को यहाँ से उठाता है, मतलब संवहन करता है, इनके कणों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और किन्हीं अन्य स्थान पर उसका निक्षेपण करता है, उसका जमाव करता है। यही यहाँ लिखा है। सघनता के द्वारा जब ये सघन हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे कणों का निक्षेपण हो जाता है पवनों के द्वारा लाए जाने पर और साधों के लाए जाने पर,
तो ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं कई लाखों करोड़ों साल के बाद। ये छोटे छोटे कण यहाँ निक्षेप हुए हैं, ये चट्टान बन जाती है। इस प्रक्रिया को सिलीभवन यानी लिथिफिकेशन कहते हैं। यही संचित पदार्थ किसमें, चट्टानों में परिणत हो जाता है। बहुत सी अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें, बहुत सी अवसादी सेलों में जो निक्षेपित परतें, मान लीजिए एक बार निक्षेपण ये हुआ, फिर उसके ऊपर फिर एक परत का निक्षेपण हो गया, फिर तीसरी परत का निक्षेपण हो गया। इस तरह से अवसादी सेल परतों में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक अवसादों का निक्षेपण होता रहता है, कभी पवन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, हिमानी के द्वारा, या पवन के द्वारा ही कई बार होता है। तो इस तरह से आप अवसादी चट्टानों के बनने की प्रक्रिया को देख सकते हैं। बहुत सी अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें सिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं, है ना। बहुत सी अवसादी सेलों में निक्षेपित जो परतें हैं, लिथिफिकेशन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारण बालुकाष्म सेल जैसी अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें बनती हैं। जैसे कि बालुकाष्म मतलब बालू के अंश वाली जो सेल होती हैं अवसादी, उनमें कई प्रकार की सतहें बन जाती। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया। कौन कौन से? देखिए कैसे जो सेलें हैं, अवसादी सेलें बनती, यांत्रिकी रूप से निर्मित, उदाहरणतः बालुकाष्म, पिंडशिला, चूना, प्रस्तर, सेल, विमृता आदि। यांत्रिकी मैकेनिकली ढंग से ये अवसादी सेल बने हैं। कार्बनिक रूप से निर्मित, उदाहरण गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि, तथा सब कार्बनिक रूप से मतलब कार्बनिक पदार्थों से ये सेलें बनती है ना। रासायनिक रूप से निर्मित, सिंग, प्रस्तर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास आदि। कायांतरित सेल, कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, कायांतरित का मतलब क्या होता है? स्वरूप में परिवर्तन, उसकी काया में परिवर्तन। क्यों होता है? दबाव, ज्यादा दबाव अगर सेल पे पड़ेगा, प्रेशर होगा तो बदल जाएगा, उसके वॉल्यूम और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया हो जाएगी। अगर वॉल्यूम में, आयतन में, तापमान में और दबाव में जो परिवर्तन होता है, उसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये सेल है, सेल पर ऊपरी दबाव है, ऊपरी दबाव के कारण ये जो आग्नेय था वो कायांतरित में बदल गया, ये देखिए। और नीचे से भी दबाव था या फिर ऊष्मा थी, इन सब में परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण इन सेलों का निर्माण होता है, जिनको हम कायांतरित सेल कहते हैं। यह सेलें दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक है, यह सेलें दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। कौन सी सेलें? कायांतरित सेलें। पीवीटी, पीवीटी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जब विवर्तनिकी क्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ में उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है।
तब कायांतरण हो जाता है। ठीक है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांत्रित कहलाता है। ध्यान रखिए, कायांत्रित कौन सी प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और जो वास्तविक चट्टानें थी उसके पदार्थ फिर से संगठित हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार उनका स्वरूप या काया उनकी बदल जाती है। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांत्रित कहलाता है। मान लीजिए उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, है ना, सिर्फ वो टूट गई सेल और टूटने घिसने पिटने के बाद जो उसकी ओरिजिनल चट्टान थी उसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई, मैकेनिकल डिस्टरबेंस हुई, इसलिए वो फिर से संगठित हो गए और इनको गतिशील कायांतरित कहते हैं। ऊष्मीय कायांतरण मतलब हीट के कारण, तापमान के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। ऊष्मीय कायांतरण के दो प्रकार होते हैं, संपर्क कायांतरण, प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण में सेलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती तथा उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ठीक है। अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिकी दबाव के कारण विकृतियां होती जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। क्या होता है देखिए, अक्सर जो चट्टानें होती हैं उसमें मैग्मा और लावा के योग से नए पदार्थ दोनों के मिलने से, जैसे कि सतह पर मैग्मा आ गया, ये बन गया लावा, और फिर नीचे से जो मैग्मा आकर इसमें मिक्स हो गया इसी लावे में, तो नया पदार्थ बन जाएगा। प्रादेशिक कायांतर मतलब उस प्रदेश में कोई कायांतरण हुआ, मतलब उसमें कोई बदलाव हुआ जिसमें उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिकी दबाव के कारण विकृतियां होती जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। एक तो हो गया मैग्मा और लावा के योग से नया पदार्थ बन गया, या किसी विशेष प्रदेश में अधिक तापमान था या दबाव था, या फिर कोई टेक्टोनिक दबाव, जैसे कि चट्टानें खिसकती हैं, प्लेटें खिसकती हैं, उस दबाव के कारण भी चट्टानों में विकृतियां होती हैं और फिर से पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। इसमें होता है अवसादी सेलों में ये सब देखने को मिलता है। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण, जब कायांतरण होता है उसका रूप बदलता है तो सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कई सतह में इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं, इसी में कई रेखाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण, फोलिएशन या रेखांकन कहते हैं। जैसे कि ये कण की जो व्यवस्था है इस तरह से एक एक परत हो गई ना, इसको फोलिएशन कहते हैं। प्याज के छिलके की तरह कई परत बन जाती है। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं।
कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के जो कण हैं पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं। बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बैंडेड सेल कहते हैं। बैंडेड सेल किसको कहते हैं, फिर से देख लीजिए। पतली और मोटी सतह में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि ये आपको मैं डायग्राम में दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे पतली सतह, फिर ये मोटी सतह, फिर पतली सतह, फिर मोटी सतह, फिर पतली सतह, फिर मोटी सतह। तो ये इस तरह से ये व्यवस्थित होती हैं चट्टानें, इनको बैंडिंग कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कायांतरण सेलों के प्रकार निर्भर करते हैं। और कायांतरित सेलें दो प्रमुख भागों में बांटी जा सकती हैं, पत्रित सेल तथा अपत्रित सेल। पत्रित मतलब परतों वाली, और बिना परतों वाली। पट्टिताश्मीय, ग्रेनाइट, साइनाइड, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित सेलों के कुछ उदाहरण हैं। शैली चक्र को रॉक साइकिल भी कहते हैं। सेलें अपने मूल रूप से अधिक समय तक नहीं रहती, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है, जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है, जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती है। मतलब जो शैल चक्र, पुरानी सेल फिर नई बन जा रही है ना, अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती है। कारण कुछ भी हो सकता है। कारण बाह्य बल भी हो सकता है, तापमान भी हो सकता है, दबाव भी हो सकता है, मैग्मा का मिश्रण भी हो सकता है। तो इन सब कारणों से जो ओरिजिनल सेलें हैं, ओरिजिनल जो चट्टानें हैं, वो अपने मूल रूप में नहीं रहती, है ना, उनमें परिवर्तन होता रहता है। आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें हैं, तथा अन्य सेलें इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहले सतह पर जब तक मैग्मा आएगा नहीं, तब तक कोई सेल बनेगी नहीं। और सतह पर मैग्मा कैसे आता है? ज्वालामुखी उद्गार से। तो ज्वालामुखी उद्गार से जब सतह पर मैग्मा आ जाता है, आप देख सकते हैं सतह पर मैग्मा आ गया। तो सबसे पहले मैग्मा आने के बाद जो ठंडा और ठोस होता है, वो आग्नेय सेल होता है। मतलब सबसे पहले मैग्मा से ही सेल बनता है, चट्टान बनते हैं, इसलिए आग्नेय सेलों को प्राथमिक सेल कहते हैं। अन्य सेलें इन प्राथमिक सेलों से ही निर्मित होती हैं। ये जो आग्नेय सेल है, इसी से बाकी सेल निर्मित होंगी। कैसे? देखिए, मान लीजिए इस पर, इसी आग्नेय सेल पर वर्षा, हवा, पानी, ग्लेशियर का असर होता है, तो ये सेल क्या होगी? टूट फूट जाएगी। ये देखिए, टूटने फूटने के बाद इसी आग्नेय सेल में अवसाद बन जाएंगे, है ना, टूटने फूटने यानी अपक्षय के बाद, यानी बाह्य बलों के प्रभाव से। और ये जो अवसाद बनेंगे, यही फिर अवसादी सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब आग्नेय का ही अवसाद अवसादी सेलों में परिवर्तित होता है। अगर आग्नेय नहीं होता तो अवसाद मिलते कहाँ से? ठीक है। और इन्हीं अवसादी सेलों में मान लीजिए दबाव हो गया ऊपर, एक बार फिर से मैग्मा, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, मैग्मा का उद्गार हो गया, तो ऊपर से फिर से दबाव बढ़ गया, और बीच में ये रेड कलर का, लाल रंग का जो अवसादी सेल था, ये दब के कायांतरित हो गया। दबने से इसका रूप बदल गया, काया बदल गई, और ये कायांतरित सेल में कन्वर्ट हो गया, जैसा पहले भी बताया गया। तो ये लिखा है, आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है इस प्रकार से, और आग्नेय सेलों को अवसादी सेलों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेल फिर बन सकते हैं।
जो आग्नेय और कायांत्रित सेल थे उसमें अपक्षय होगा तो फिर से क्या होगा, वो कायांत्रित सेल बन जाएंगे। अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा ये अपखंड अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। अवसादी सेलें कई टुकड़ों में बट सकती है तथा ये जो कई टुकड़े हैं ये फिर से अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं, है ना। निर्मित भूपृष्ठीय सेलें मतलब जो सतह पर चट्टानें हैं जैसे आग्नेय, कायांतित और अवसादी, इनमें प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। अपने प्लेट टेक्टोनिक में मैंने पिछली क्लास में दिखाया था कि इस तरह से प्लेटों का क्षेपण होता है, मतलब समुद्री प्लेटें अंदर चली जाती हैं। तो ये ज्यादा अंदर जाएंगी तो पिघल जाती हैं, दुर्बल मंडल में हीट के कारण पिघल जाती हैं, है ना। तो पिघलने के बाद फिर से ये आग्नेय सेल में बदल जाएंगे, मैग्मा होगा, ये मैग्मा फिर से क्या होगा, सतह पर आएगा, समुद्र की सतह पर आएगा और कटक बनाता है। और ये कटक क्या हो जाता है, फिर से आग्नेय चट्टान का। तो निर्मित भूपृष्ठ शैलें आग्नेय, कायांतित और अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं, है ना। प्लेट कन्वर्जेंस के क्षेत्र में, जहां प्लेट यहाँ क्षेत्र हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, अनेक पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी जैसा मैंने दिखाया था, ये पिघलकर मैग्मा में बदल जाता है और ये मैग्मा पुनः सतह पे आ सकता है, जो सतह पे आने के बाद आग्नेय सेल बन जाता है। इस तरह से चट्टानें पृथ्वी के भीतर जाकर फिर से आग्नेय चट्टानों में निर्मित हो जाती हैं। तो ये तो था चट्टान का चक्र, है ना। मतलब हर चट्टान दूसरी चट्टान में बदल सकती है, आग्नेय कायांतरित में, कायांतरित अवसादी में और अवसादी फिर से आग्नेय में। मतलब कोई भी ऐसा चट्टान नहीं है, सब एक दूसरे से मतलब बने हुए, बंधे हुए हैं और एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए आग्नेय, तो आग्नेय में अपक्षय हुआ तो क्या बन गया, अवसादी। अवसादी अगर दब गया तो क्या बन गया, कायांतरित, ठीक है। और कायांतरित फिर प्लेटों के माध्यम से दुर्बल मंडल में जाके पिघल गया तो फिर क्या बन गया, आग्नेय। तो आप देख सकते हैं ये चक्र चलता रहता है, आग्नेय अवसादी। अवसादी भी अगर, अवसादी चट्टाने भी अगर पृथ्वी प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से पृथ्वी के भीतर पहुंच गई, पिघल गई, तो अवसादी भी बन सकती है आग्नेय, है ना। और कायांतरित में भी क्या हो सकता है, अपक्षय होगा तो बन सकता है अवसादी। कायांतरित भी किसमें बन सकता है, अवसादी। क्या हो गया, तो कायांतरित भी बन सकता है अवसादी, ठीक है। और कायांतरित भी बन सकता है आग्नेय, और आग्नेय में भी जब बहुत दबाव होगा तो बन सकता है कायांतरित, ठीक है। तो ये चट्टान चक्र कहलाता है, कायांतरित आग्नेय, आग्नेय कायांतरित, कायांतरित अवसादी, अवसादी कायांतरित, है ना। अवसादी आग्नेय, आग्नेय अवसादी। तो इस प्रकार ये एक चट्टानी चक्र है, ठीक है? चलिए, आज की क्लास चट्टानी खनिज और सैलों की यहीं खत्म होती है। एनकेएसयूएस रेफरल कोड है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।